हाँ जी, नमस्कार। आज हम कंपैरिजन पढ़ेंगे रिएक्शंस रेट और रेट कांस्टेंट। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। एक है रिएक्शंस रेट और एक है रेट ऑफ कांस्टेंट। दोनों क्या चीजें हैं देखिए। तो हमें पता है, यहाँ पर हमने देखो आपको थ्योरी में लिखाया है कि द रेट ऑफ रिएक्शंस इज चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। यानी टाइम के साथ में यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है, चेंज होती है। क्या होती है, चेंज। तो हम उसे क्या कहते थे, रेट ऑफ रिएक्शंस कह देंगे या क्या कह देंगे, रिएक्शंस रेट कह देंगे। तो आपको पता लग गया अगर पर टाइम में आपकी मोलर कंसंट्रेशंस, क्या किसकी, रिएक्टेंट की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शंस में क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज। तो कहने का मतलब है कि मोलर कंसंट्रेशन जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शंस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। जब भी तो चेंज हो रही है भाई, एक चेंज हो रहा है मतलब एक को हम चेंज कर रहे हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब डिपेंड कर रहे हैं तभी एक दूसरे की कंसंट्रेशन पे क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो जा रहे हैं। इट इज वैल्यू एट एनी टाइम डिपेंड ऑन मोलर कंसंट्रेशन। जो रेट ऑफ रिएक्शंस है या रिएक्शंस रेट है वो किस पर डिपेंड करता है, एनी टाइम, हर टाइम किस पर डिपेंड करेगा, मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। किसकी मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। कौन, रिएक्शंस रेट या रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड करता है, मोलर कंसंट्रेशन पर। किसकी, रेट, रिएक्टेंट की, किसकी, रिएक्टेंट की। अब इसकी यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आपको पता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आपको सर ये कहां से आया, तो आपको पता ही है कि भाई हमारा टोटल फॉर्मूला क्या होता है, मोल अपॉन लीटर, है ना। अब यहां पर अगर हम n-1 कर दे या -1 कर दे और नीचे अपना सेकंड इनवर्स होता ही होता है, ये किसका फॉर्मूला है, रेट ऑफ रिएक्शंस का। किसका है, रेट ऑफ रिएक्शंस का। तो आपको पता है मोल सॉरी यहां पर 1 नहीं आएगा, तो यहां पर देखो ये आ जाएगा मोल और यहां आ जाएगा लीटर, यहां आपका 1 हो जाएगा और यहां हो जाएगा आपका सेकंड। अब देखो तो इसको आपको पता है अगर लीटर को हम ले आएंगे तो लीटर इनवर्स हो जाएगा और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहां पर लिखा है, ये रेट ऑफ रिएक्शंस का क्या है, फॉर्मूला है। अब देखिए इसके बाद आपसे पूछता है रेट ऑफ कांस्टेंट क्या है। तो रेट ऑफ कांस्टेंट जो होता है ना उसकी वैल्यू रेट ऑफ रिएक्शंस की सिमिलर होती है। पहली बात तो ये है कि रेट ऑफ कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शंस दोनों की वैल्यू क्या होती है, सिमिलर होती है। बिकॉज बट अंतर इतना होता है कि जो आपका रेट ऑफ कांस्टेंट है, भाई सीधी बात है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक फिक्स वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब है वो मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने आपको लिखा भी है, यहाँ पर लिखा भी रखा है, व्हेन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट आर सेम। ठीक है, ये प्रत्येक रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के लिए क्या होगा, सेम होगा। इट इज वैल्यू डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। तो इससे आपको पता लग गया कि रेट ऑफ कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शंस में क्या डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है ये आपको पता लग गया, क्या कंपैरिजन है वो पता लग गया। तो एक मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है और दूसरी मोलर कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। यस या नो, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। हाँ जी, तो हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन। अगर कई बार हमारे पास डिफरेंशियल रेट ऑफ हमसे इक्वेशन पूछ लेता है, हमें किसी भी चीज की डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे, ठीक है। और ये कई बार हमको एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये अगर हम बात करें तो एग्जाम के मायने से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है तो हमें बताना है यहाँ। ठीक है, डिफरेंशियल, ठीक है, क्या है, डिफरेंशियल रेट कांस्टेंट, यही है रेट इक्वेशन, सॉरी रेट इक्वेशन। अब तो अगर हमसे पूछे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन तो जनरली हम कोई भी एक फॉर्मूला ले सकते हैं।
मान के चलो मैं आपको तरीके से बता देता हूँ, कई तरीके से बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए हमारा यहाँ ए है, ये बी है ना। हम मान के चलिए जनरली एक कंसिडर करते हैं जनरली एक इक्वेशन को, तो ए प्लस बी बनता है सी प्लस डी। तो अपने को पता है कि रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड करती है, किसके परपेंडिकुलर होती है, आपको पता है, सॉरी प्रोपोर्शनल टू होती है। रेट ऑफ रिएक्शंस किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, हमारे रिएक्टेंट किसके होता है। अभी मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शंस किस पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट्स आपको देख रहे हैं, ये ब्रैकेट किसको प्रेजेंट करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन को प्रेजेंट करते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन प्रेजेंट करते हैं, तो यानी ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो अगर हम इसको यहाँ से हटाएंगे, आपको पता है समानुपात, अगर हम यहाँ प्रोपोर्शनल टू को हम हटा देते हैं तो उसकी जगह एक कांस्टेंट लेके आके क्या लेके आते हैं, कांस्टेंट। मान के चलिए रेट ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होगी, ठीक है, यहाँ हो गई आर, तो यहाँ हो जाएगा के और ए और यहाँ बी। ये आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है ना। रेट कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, के। अब देखो अगर हम इसकी क्या बनेंगे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे भाई, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन डी आर अपॉन डी टी बराबर क्या हो जाएगा, के ए और बी। बस आपको इतना कर देना है, ये इसकी कौन सी होगी, इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो गई। तो डी आर यानी जो टाइम के अभी पढ़ने वाला था ना, पर टाइम में क्या होता है, किसकी रिएक्शंस, पर टाइम में किसकी रिएक्शंस की बात करेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शंस की। तो पर टाइम में जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो डिपेंड किस पर करेगा, मोलर कंसंट्रेशन पे। किसकी मोलर कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसी भी चीज के लिए आप ले लो यहाँ पर, ठीक है, कोई भी रिएक्शंस आप ले लो, जैसे मैंने बनाया भाई यहाँ पर, ये ध्यान रखना है कि वो रिएक्शंस किस ऑर्डर की है, ठीक है ना। और ऑर्डर अगर हमें पता है तो हम ऑर्डर के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया एक गैस है, इसको अगर मैं क्या करूं, इसका डिकम्पोज करूं तो N2 और 3H2 बनेगा, N2 और 3H2 बनेगा। अमोनिया का डिकम्पोज करने में मुझे ये मिलता है, और अमोनिया का डिकम्पोज होता है मान के चलिए पीटी के सरफेस पर, ठीक है। पीटी सरफेस में हम अमोनिया का डिकम्पोज करते हैं। अब देखिए, तो हम जब यहाँ डिकम्पोज करते हैं तो एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी अगर आपको जीरो ऑर्डर की रिएक्शंस का पता करना हो तो याद रखना वहां पर मेटल सरफेस ली जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक मेटल सरफेस ले ली, ठीक है, और जहां पर भी आपको ऊपर मेटल सरफेस दिख जाए, सनलाइट दिख जाए, समझ लेना कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। ये एक प्रकार की आप ट्रिक मान सकते हो। ट्रिक से आपको पता लग सकता है कि ऊपर अगर आपको कोई भी सरफेस दे दे, मेटल सरफेस दी हो या आपको क्या दिया हो, कोई भी सनलाइट दी हो, तो आप उसको क्या मान सकते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस मान सकते हैं। तो अब यहां पर हम करेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे भाई रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो रेट ऑफ रिएक्शंस किसके होगा, अमोनिया। अब आपको पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, क्योंकि पीटी सरफेस की बात हो रही है, तो पीटी सरफेस दे रखा है, तो अब यहां पर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है, तो आर यहां पर हो जाएगा के और यहां पर हो जाएगा NH0। अब देखो यही की बात कर रहा था मैं कि कई बार रेट ऑफ रिएक्शंस और कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारा यहाँ हो जाएगा dr/dt, यहाँ पर हो जाएगा k, और यहाँ पर अगर करना चाहो तो NH3 की पावर 0। तो हालांकि इसका वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, तो हमारे क्या बनेगा dr/dt, यहाँ पर हो जाएगा बड़ा इक्वल k, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन है जिसे आप निकाल सकते हो किसी भी फॉर्मूले, पास आपको ये पता होना चाहिए उसका ऑर्डर क्या है, ठीक है जी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अभी तो मैंने आपसे कहा था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें फाइंड आउट करना है
तो हमें उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए या फाइंड आउट होना चाहिए। ठीक है जी। अब जैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसे क्या होती है, हमें पता होना चाहिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है द सेम ऑफ पावर, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शंस। अगर वो कह रहा है कि किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है ना, किसी भी किसके ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस के ऊपर क्या है, जो पावर है, अगर उस पावर को हम सम कर दें, क्या कर दें, सम कर दें, तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्डर रिएक्शंस कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड इवन फ्रैक्शंस। यानी कहने का मतलब वो कह रहा है कि जो ऑर्डर रिएक्शंस है वो 0 भी हो सकती है ना, ऑर्डर रिएक्शंस 1 भी हो सकती है, ऑर्डर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है एंड फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल में आपको जानते हो डेसिमल में आ सकता है, किस में आ सकता है, डेसिमल में। जो डेसिमल में आते हैं वो फ्रैक्शनल हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने कहा कि यहां पर आपको मैंने कह दिया ए एंड बी, या इसको ऐसे कर लो, ए बी सी प्लस डी। मैंने आपसे कहा कि ए फर्स्ट ऑर्डर है और बी हाफ ऑर्डर है, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहां पर बना के दे दिया रेट ऑफ रिएक्शंस, ए फर्स्ट ऑर्डर, अगर नी भी लगाया तो फर्स्ट मान लो, और बी में के ऊपर लगा दिया हाफ। अब हमसे पूछा कि इसकी भाई इसका ऑर्डर बताओ, क्या बताओ, ऑर्डर। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल बढ़ाएंगे, उसकी जगह एक कांस्टेंट लगा देंगे, है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। अब हमें इसका ऑर्डर बनाना है, तो आपको क्या करना है, दोनों रिएक्टेंट की, यही बात तो कह रहा है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है उनको क्या कर दिया जाए, सम कर दिया जाए। तो इन दोनों की पावर को आप सम कर दो। इसके ऊपर कितना मानोगे, 1, क्योंकि कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालनी है, तो आप क्या करोगे, 1 + 1/2। तो आपको पता है अगर हम यहाँ पर 1/2 करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, बताओ जरा, 3.5 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखो इसका मतलब हुआ 1.5, यानी एक फ्रैक्शनल क्या है, ऑर्डर है, फ्रैक्शनल ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है, फ्रैक्शनल ऑर्डर है, क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आ रही है, किस में आ रही है, पॉइंट में। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर को हम सम कर दें तो वो हमारे किस को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करता है। और ऑर्डर जो होते हैं वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3 एंड फ्रैक्शनल हो सकता है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आप, मैं जानता हूं। हाँ जी, अब हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट ऑफ यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट। रेट ऑफ कांस्टेंट की यूनिट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ कांस्टेंट की जो यूनिट है, मैंने आपको पहले ही बताई थी कि रेट ऑफ कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट हमारी है वो होती है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये होती है जी। अब देखिए, अब इतनी होती है। अब अपने को पता है कि कंसंट्रेशन की जो हमारी कंसंट्रेशन है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल अपॉन लीटर। तो सेम लिख देंगे बाकी को, ठीक है जी। अब देखिएगा, इसके बाद आपको पता है मोल अपॉन लीटर, ठीक है। अब मान के चलो हमसे कोई कह दे कि 0 ऑर्डर के लिए निकालो, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यानी
जीरो ऑर्डर के लिए हमें क्या क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो जीरो ऑर्डर के लिए कभी वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर जीरो, यानी n की वैल्यू जीरो हो जाएगी। n क्या है यहां पर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। तो हम यहां पर इसकी वैल्यू को रखेंगे, तो मोल लीटर 1/0 सेकेंड इनवर्स। तो बताओ यहां एक ही बचेगा, तो क्या बचेगा, मोल लीटर 1 सेकेंड इनवर्स। क्या आ जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कंप्लीट। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अगर हमसे कहता है कि किस ऑर्डर के लिए बनाना हमें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें किसके लिए लानी, फर्स्ट के लिए। तो इस 1 n1 n की जो वैल्यू है हम 1 मान सकते हैं। हाँ जी, मोल लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स। तो 0 1 - 1 0 सेकेंड इनवर्स। तो जिसकी वैल्यू यानी जिसकी जो पावर है वो 0 हो जाए, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो यहां बचता क्या है, सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, सेकेंड इनवर्स। और जो आपको बताया था अभी जीरो ऑर्डर के लिए वो आएगी। ठीक है, अब हम यहां लेते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए रिएक्शंस। तो हम लिखेंगे यहां पर सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो यहां आ जाएगा 2। सेम बस प्रोसेस कर दो, मोल लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। यहां पर अगर करोगे तो क्या आएगा, मोल लीटर -1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या आ जाएगा, मोल इनवर्स लीटर पॉजिटिव हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारी यूनिट किसके लिए आएगी, सेकेंड ऑर्डर। अब कई बार देखो क्वेश्चन क्या दे देता है ना, आपसे क्वेश्चन में एक वैल्यू देगा बस आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा, एक वैल्यू दे देगा। और वैल्यू में कैसे देगा, देखो आपसे कहेगा 1.73 × 10⁻³ बस आपको केवल आपको पीछे की चीज पकड़ के, यानी जो पीछे की जो आपको वैल्यू दे रखी है उसको देखते हुए, है ना, आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, अब ये दे देगा, आपसे पूछेगा इसकी बताओ कौन सी ऑर्डर की ये रिएक्शंस है। तो आपको देखो ये देखना है बस, अगर आपका लीटर यहां पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव। ध्यान सुनना, अगर लीटर के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगी हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। अगर आपको पता लग जाए लीटर के ऊपर आ जाए इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो अगर लीटर इनवर्स है तो समझ लेना n बराबर 0, और अगर आ जाए ओनली सेकेंड तो n बराबर क्या हो जाएगा, 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर क्या हो जाएगी, रिएक्शंस हो जाएगी। इतनी बात आपको पता चल गई होगी कंप्लीटली। अब देखो, तो फाइंड आउट ऑफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आपको रेट कांस्टेंट इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। आपको पूरी थ्योरेटिकल बोल देगा कि 1.73 × 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स है ना, इसमें आप जो आपका रेट कांस्टेंट है वो बताइए। तो रेट कांस्टेंट आप बता सकते हैं। अब कोई भी आपके यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए कंप्लीटली। हाँ जी, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, एग्जाम का। लमसम इससे पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो देखिए आपसे पूछेगा तो आप कहोगे टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में जितने टोटल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं, एलिमेंट्री स्टेप में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब आपको कि एलिमेंट्री स्टेप क्या होता है, तो हम देख सकते हैं दिस रिएक्शंस टेक प्लेस वन स्टेप, है ना, वन स्टेप कंप्लीटेड वन स्टेप रिएक्शंस। यानी एक स्टेप में अगर कोई रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती है तो हम उसे एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होगी। अगर कोई रिएक्शंस एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए तो हम उसे एलिमेंट्री स्टेप कह देते हैं। ठीक है, तो वही चीज उसने कह रहा है कि अगर किसी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल टोटल नंबर्स, मॉलिक्यूल्स के टोटल नंबर, यानी टोटल नंबर में जितने भी मॉलिक्यूल हैं किसके, रिएक्टेंट के, अगर वो एलिमेंट्री स्टेप में
पार्टिसिपेट करते हैं तो नॉन एज मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस, तो हम उसे क्या कह देंगे, मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस कह देते हैं। समझ में आ गई होगी कि अगर कभी भी एलिमेंट्री स्टेप के अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट के पार्टिकल जितने भी रिएक्टेंट हैं उसके पार्टिकल पार्टिसिपेट करें तो हम उसे एलिमेंट्री स्टेप के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, किसके, रिएक्टेंट के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर वो सारे के सारे क्या करें, पार्टिसिपेट करें तो हम उसे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस कहते हैं। जैसे नीचे मैंने 2 रिएक्शंस लिख रखी हैं, आपको यहाँ पर देख रखा है केवल एक ही रिएक्टेंट है ना, तो एक ही रिएक्टेंट है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, एक। जितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे उतनी मॉलिक्यूलरिटी होगी। यहाँ रिएक्टेंट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, एक, तो एक मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पर रिएक्टेंट कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2। तो इतनी बात समझ में आ गई। अगर 3 कर रहे हैं तो 3, बात समझ में आ गई होगी, यस या नो। जैसे मैं एक एग्जांपल और बता दूं आपको, इस तरह N2 प्लस 3H2 और यहाँ हो जाएगा 2NH3। अब मैं पूछूं यहाँ पर कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ये 1 मोल एंड 3 मोल एंड 4 मोल्स, टोटल मोल्स कितने हो गए, 4, यानी 4 रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको टोटल ये बात समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस बहुत ही एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो डिफरेंस पूछ लिया जाता है, सीधे डेफिनेशन पूछ ली जाती है। यस या नो, आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है जी।